नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक लोक सेवा कमीशन ने, लोक सेवा आयोग ने जो लोअर डिवीज़न क्लर्क का मुख्य जो आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि इसका जो फर्स्ट पेपर था प्रीलिम्स का, फरवरी में हो गया था, रिजल्ट वगैरह भी पब्लिश कर दिया गया था। तो जो भी स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड है, इसके लिए एलिजिबल है, पार्ट मतलब इसके मेंस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए जो नोटिफिकेशन है, उनका फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कितने होंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कंप्लीट, ताकि आप अपना फॉर्म भी अच्छे से फिल कर सकें और प्रिपरेशन में लग जाएं। अब से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्ज़ाम कुछ ना कुछ दिन बाद होने ही वाला है। तो जितना अच्छे से आप तैयारी करेंगे, आप जानते हैं कि वैकेंसी इसमें कम है, तो जितना बढ़िया आपका तैयारी रहेगा, जितना पहले से रहेगा, ओके, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो अच्छे से सुनिए, सारी जानकारी हम आपको अच्छे से देंगे ताकि आप खुद से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विज्ञापन संख्या जो है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के अंतर्गत निम्नलिखित मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का जो मेंस रिटेन प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि, जो आपका डेट्स कब तक भर सकते हैं आप, तो स्टार्ट करने की तिथि दोस्तों 1 सितंबर 2022, मतलब कल से ये स्टार्ट हुआ था। 1 सितंबर से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट है 15 सितंबर, मतलब मात्र 14-15 दिन का ही समय दिया गया है। ऑब्वियसली इसमें कम स्टूडेंट है तो आसानी से इसको भरा जा सकता है, ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि बहुत कम इसमें एलिजिबल हुए हैं। 25 ही वैकेंट सीट है, 25 सीट कोई भरना है, उसे पूरा भरेगा नहीं भरेगा उसका भी कोई मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 25 मान के चलते हैं कि 25 को भरना है और लगभग 200-250 के आसपास बच्चे को इसमें सेलेक्ट किया गया है, तो आसानी से जल्दी भरा जा सकता है। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट, मतलब सब आप वहां जाके देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। मतलब आप जब भी फॉर्म भरने से पहले पूरी जानकारी आप ले लेंगे, तो हम सारी जानकारी आपको दोस्तों यहीं देंगे, आप बस बने रहें। और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हार्ड कॉपी होगा फॉर्म फिल करने के बाद, एप्लीकेशन बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम में क्या होता है कि उनको हार्ड कॉपी को भेजना पड़ता है वेबसाइट को, तो इसको आपको भेजना नहीं है। हार्ड कॉपी को आपको मतलब आयोग आपको नहीं भेजना है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ओके, आगे हम आपको और जानकारी देते हैं दोस्तों किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे, बने रहें। देखिए दोस्तों, लोअर डिवीजन क्लर्क बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के पटना के निम्नलिखित वर्ग के कुल 24 पदों पर नियुक्त हेतु 24 पोस्ट ही है। आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। वो सारा आपको हम डिटेल्स आपको यहाँ दे रहे हैं। देखिए, जो मुख्य परीक्षा के लिए दो पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र फर्स्ट विषय सामान्य हिंदी, जो फर्स्ट प्रश्न पत्र होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा, वो जनरल हिंदी का रहेगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, वही ऑब्जेक्टिव होगा, 4 आपको एमसीक्यू होगा, 4 उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। हिंदी विषय में 30% अर्धांक 30% है, मतलब 30% मार्क तो आपको लाना कंपलसरी है, जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ सामान्य हिंदी के प्राप्तांक का योग अथवा गणना नहीं की जाएगी। 30% ही आपको लाना है। अगर कोई इसमें 60 लाता है, 70 लाता है, 80 लाता है, तो आपको उसमें ज़्यादा हैप्पी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में इसको ऐड नहीं होगा। बस समझिए कि ये एक प्रकार से क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर फर्स्ट जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, पेपर सेकेंड आपका चेक भी नहीं होगा, ओके। लेकिन 30% अगर ले आते हैं तो आसानी से पेपर सेकेंड चेक होगा, इसका मेरिट लिस्ट में कोई लेना देना नहीं है। जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान, जो पेपर 2 होगा, कि ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब जिनका 30% मार्क नहीं आएगा, उनका पेपर 2 जो होगा जनरल साइंस वगैरह का, उसका मतलब मूल्यांकन भी, ओएमआर चेक भी नहीं होगा। तो इसमें लाना कंपलसरी है, समझिए क्वालिफाइंग है। जब तक इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते तो मेंस में बैठ भी नहीं पाते, सेम उसी प्रकार से है। तथा वे मुख्य परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा माध्यम ऑब्वियसली हिंदी है, तो मीडियम हिंदी ही रहेगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे।
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग की है, निगेटिव 1 नंबर आपका काटा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का होगा पेपर, ये भी 100 क्वेश्चन है। तो पेपर जो सेकंड होगा आपका सामान्य ज्ञान होगा, उसमें इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तु यहाँ भी होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। पेपर 2 सामान्य ज्ञान के विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। क्या क्या होगा पेपर 2 में देख लीजिए। जो जनरल साइंस होगा, जनरल स्टडीज, जो सामान्य अध्ययन, वहाँ उसकी क्वेश्चन 50 होगी। सामान्य विज्ञान एवं गणित, जनरल साइंस होगा और मैथमेटिक्स, उसकी संख्या 50 होगी, 25-25 करके। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, रीजनिंग वगैरह, उसकी संख्या 50 होगी। तो टोटल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र 2 हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, बाइलिंगुअल होगा। जो पेपर 2 होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ भी 4 अंक दिए जाएंगे और एक निगेटिव मार्किंग है, एक गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। यहाँ भी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 का है, तथा यहाँ अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मतलब जो सिलेबस है पेपर 2 का, वही सिलेबस होगा जो 2014 में इंटर स्तरीय का भी कोई एग्जाम दिया होगा, उसके अनुसार। यदि आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या था, तो हम आपको सारा सिलेबस दोस्तों यहीं पर बताएंगे, आप बस बने रहें। मेधा सूची, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो देखिए। मुख्य परीक्षा में उपयुक्त प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। पेपर 2 में आपका कितना मार्क्स ऑब्टेंड होता है, उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उत्तीर्ण हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापक 16/7 प्राप्तांक जो कुछ है इसमें 40% पिछड़ा वर्ग के लिए। ये पूरा रिजर्वेशन दिया है दोस्तों, रिजर्वेशन का किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में जानकारी दिया गया। आप समझिए कि आपका मार्क्स ऑब्टेन पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में शामिल होना होगा। और जो यहाँ रिटन एग्जाम यहाँ पास करेंगे उनको बाद में कंप्यूटर टेस्ट के लिए भी बुलाया जा सकता है, जांच होना होगा। टंकन जांच परीक्षा मात्र कंप्यूटर यंत्र पर मंगल फॉन्ट में ली जाएगी। और जो यहाँ भी होगा मंगल फॉन्ट में आपका टाइपिंग जो टेस्ट होता है वो होगा। उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। मतलब 30 शब्द प्रति मिनट आपको अभी से ही रिटेन टेस्ट का टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में 300 शब्द आपको टाइप करना होगा, वो भी मंगल फॉन्ट में। ओके दोस्तों, इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए अथवा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। अयोग्य इस जांच के आधार पर सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेधा सूची आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। मतलब पेपर 2 में आपका जो मार्क्स ऑब्टेंड होगा, साथ ही साथ आगे जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, इस दोनों के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके दोस्तों, तो अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको एक तो वहाँ प्रैक्टिस भी कीजिए अपने पेपर 2 के लिए, हिंदी भी पढ़िए और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, मेंटल एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, इन सब को भी पढ़िए। और साथ ही साथ कोई कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप अच्छे से टाइपिंग सीख सकें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10 मिनट में आपको 300 शब्द लिखना है। एरर 1.5% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। आरक्षण वगैरह है, आरक्षण का लाभ आप सभी जानते हैं किस प्रकार से मिलता है यहाँ पर, तो आरक्षण कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आरक्षण का था। कोड वगैरह अगर भरना पड़ेगा फॉर्म भर के समय, तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए SC है, अन्य जनजाति के लिए ST है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC है, पिछड़ा वर्ग के लिए BC है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS है। दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनको मतलब उनका डॉक्यूमेंट ऑब्वियस उनको मतलब यहाँ पर सबमिट करना होगा। शुल्क देखिए दोस्तों, जो जनरल स्टूडेंट हैं, सामान्य आरक्षित कोटे के विद्यार्थियों के लिए 750 है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये है। जो बिहार के SC ST होंगे उनको 200 है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया है। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क अलग से देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में लिया जाएगा। वही जो आप पेमेंट जब करेंगे तो थोड़ा वो चार्ज करता है, वो आपको खुद देना होगा।
वैसे सभी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति जनजाति के कोटि आने वाले अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी दिव्यांगता जाति अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। मतलब अपना अपना जो भी है कैटेगरी है उनके अनुसार उसका फीस लगेगा। ये हम देख लिए हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा। ओके, एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए आवेदन किस प्रकार से आप करेंगे, क्या क्या आपके पास एसेंशियल चीज़ होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि आवेदक द्वारा निम्न लोअर डिवीजन क्लर्क बिहार लोक सेवा आयोग जो आवेदन के समय विवरणी सूचनाएं भरी गई थी यह वही सूचना विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के समय भी भरी रहेगी एवं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। जो आप जानते हैं ना 2021 में फॉर्म जब सबमिट किए थे वहाँ जो भी आप डिटेल्स दिए थे वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। केवल उक्त ऑनलाइन आवेदन के अंत में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र कागजात की विवरणी भरेंगे। ओके, उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं संतुष्ट स्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार के त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाए। कोई अगर एरर हो जाता है तो आपका मतलब वो करेक्ट नहीं होगा, इसलिए केयरफुली जो भी काम करें आपका अपने एकदम ध्यान से करें, उसमें कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक होगा वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं, आपको अलग कर देंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तथा यूजर नेम में पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। इसमें वो अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित तक सुरक्षित रखेंगे, जब तक कि लास्ट आपका रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक इसको आप सेफ रखेंगे। इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तो कभी नहीं होता है। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मतलब 15 सितंबर का लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। लास्ट डेट पर दोस्तों ये तो हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए हमेशा के लिए कि कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। आपके पास यदि सब चीज़ एलिजिबल है, आप एलिजिबल है पूरी तरह, सारा डॉक्यूमेंट है, तो आपको जितना जल्दी हो आप फॉर्म को फिल कर लेना चाहिए। नहीं तो अंत में ऑब्वियसली हमेशा होता है कि वेबसाइट काम ही नहीं करता है, तो इसके लिए आपका आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। ऑनलाइन भुगतान के किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान गलत भुगतान हो जाएगा तो इसके लिए भी ये आपका वेबसाइट आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वही कर रहा है। मात्र भुगतान कर देने से यह नहीं मापा जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया। अभ्यर्थी शुल्क भुगतान के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम प्रक्रिया में पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सुरक्षित रख लेंगे। मतलब सिर्फ पेमेंट कर दी तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, उसको पूरे को आपको प्रोसेस को स्टेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे दोस्तों उसमें तो डेट लिखा ही रहता है, लेकिन फिर भी आप खुद से भी यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसमें बोला है। आवेदक का यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किए गए आवेदन के हार्ड कॉपी का प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर से किसी एक के अंकित न होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा और यहाँ आवेदन को अस्वीकृत का आधार हो सकता है। मतलब आप जो भी डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें बारकोड होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ओके, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। जो भी आप अपलोड करेंगे वो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में भी होना चाहिए। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि 16/4/21 के पूर्व का उपलब्ध हो, अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 16 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों से अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा। आप वेबसाइट से जो भी जानकारी आगे होगा वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर जो भी आएगा हम आपको यहाँ पर नोटिस वगैरह आपको जानकारी देते रहेंगे। पेपर से मतलब किसी प्रकार का आप अपेक्षा ना रखें कि उसमें आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, अस्पष्ट लिखा है, आप वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, समय समय पर हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं। उपयुक्त विज्ञापन में संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित एवं विलंब से प्राप्त
आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये तो हमेशा रहता है। तो ये दोस्तों आप फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी था। सिलेबस भी हम देखे थे, लेकिन सिलेबस को और डीपली देखें कि पूछा क्या जाएगा आपका जनरल साइंस में, हिंदी में वगैरह में, वो भी आप अच्छे से देख ले। एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं दोस्तों। ओके, बने रहें। देखिए दोस्तों, आप सिलेबस हम अच्छी तरह से देखते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014, इसमें स्पष्ट लिखा था कि 2014 का जो सिलेबस था वही सिलेबस आपका रहेगा, तो वही है सिलेबस हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो मेन एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होगा आपका। फर्स्ट पेपर जो होगा विषय सामान्य हिंदी होगा, जनरल हिंदी होगा। आप जानते हैं क्वालिफाइंग है, 30% मार्क लाना आपको कंपलसरी है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। 30% या 30% अधिक अंक लाना होगा, ठीक है। जो लाएंगे उन्हीं का मतलब पेपर सेकेंड आपका जो चेक होगा, OMR जो होगा उसका, जनरल साइंस वगैरह का वो चेक होगा तभी है। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम ऑब्वियसली हिंदी है तो हिंदी ही होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपका। प्रत्येक सही आंसर पे 4 अंक दिए जाएंगे और गलत पे 1 नंबर काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा केयरफुली, सावधानी से। 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा होगा। देखिए, सामान्य ज्ञान में और जो पेपर 2 होगा विषय सामान्य ज्ञान होगा, जनरल स्टडीज से होगा। इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर आपको दिए जाएंगे और 1 नंबर गलत होने पर काटे जाएंगे। यहाँ भी 2 घंटा 15 मिनट का होगा। देखिए, विषय हिंदी, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो सिलेबस है हिंदी का क्या क्या, देखिए इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न माध्यमिक जो सेकेंडरी लेवल के होते हैं, सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपने पास किया होगा उस लेवल के होंगे। इस परीक्षा में प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्धि एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति एवं क्षमता सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, पटबंध होगा, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरे आदि से संबंधित हिंदी भाषा का व्याकरण के प्रश्न होंगे, जो आप आसानी से 10th तक पढ़े हैं दोस्तों हिंदी। उसमें भी उतना 10th में तो थोड़ा वास्ट भी हो जाता है, जनरल व्याकरण सब रहता है, वो सब आपको पूछे जाएंगे। विसर्ग, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि, तो आसान होगा। आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे आप अच्छे से। इसमें 30% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। खुद में बिलीव रखें और लेकिन तैयारी करना होगा। जो प्रश्न पत्र सेकेंड होंगे सामान्य ज्ञान के, उसमें देखिए जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, उसमें क्या पूछे जाएंगे, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुपयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का घटनाएं हो, मेडिकल के क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है, एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी इवेंट हो रहा है वगैरह, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जो एक का ना पढ़े लिखे व्यक्ति से एक अपेक्षा की जाती है कि इसकी जानकारी तो इसके पास होना चाहिए, वो सब आपके पूछे जाएंगे। सेकेंड उसी में है जो करंट अफेयर, समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिक किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। जैसे पूछता है कि इसरो ने हाल ही में कौन सैटेलाइट लॉन्च किया था, 2022 में कौन कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा, ये पूछ सकता है। नासा ने क्या कोई मिशन लॉन्च किया अभी हाल फिलहाल में, या कोई दूसरे कंट्री वगैरह जो है अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर इसरो का चेयरमैन के बारे में पूछ सकता है, DRDO के चेयरमैन के बारे में आपसे पूछ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ CSIR जो वैज्ञानिक CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष हाल ही में किसको बनाए गए हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार का आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, जो इंटरनेशनल पुरस्कार था हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार तो गीतांजलि श्री को दिया गया, उसके बारे में अब 100% जो इंस्टिंक्ट है मेरा वो बोल रहा है कि उसके बारे में जरूर पूछेगा गीतांजलि श्री के बारे में। और याद रखें टॉम ऑफ सेंट के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था। साथ ही साथ उनके साथ एक कोलैबोरेट में कौन थी, डेजी रॉकबॉल, जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था।
तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसी प्रकार से बहुत सारे पुरस्कार हैं। हाल ही में प्रिजर पुरस्कार दिया गया है, पुलिजर पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। कई सारे अवार्ड जो है हाल ही में मिला है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, पुस्तक नया कोई बुक लॉन्च हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है, किसी देश की राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है। और राजधानी आपको बस ये नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब के बारे में नहीं पूछेगा, ऐसा ऐसा कंट्री के नाम बारे में पूछेगा दोस्तों, जो आपने हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सुने भी होंगे, लेकिन कुछ सुने नहीं होंगे, लगेगा कि बहुत कम सुना हुआ है, मतलब जिसका नाम बहुत कम आता है चर्चा में, उस सब का पूछ सकता है। गैबोन का पूछ देगा, टोगो का पूछ देगा, आपको कैमरून का पूछ देगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य का पूछ देगा। इस प्रकार से कंट्री का पूछा जाता है जो चर्चा में नहीं रहती है, तो आपको इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए। खेल खिलाड़ी आप जानते हैं, हाल ही फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है दोस्तों 2022 में, बर्मिंघम यूके में हुआ है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे लिया जा सकता है। उसके बारे में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भारत ने कितना मेडल वहाँ पर जीता, कितना गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, कितना सिल्वर जीता, कौन कौन सा प्लेयर गोल्ड जीता है। हाल ही फिलहाल में जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2022 में, किसको मिला है, कौन से प्लेयर को भी मिला है, तो ये सभी पूछा जा सकता है। नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा में, कई सारे मेडल उन्होंने जीता है हाल ही फिलहाल में, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है। हर चीज़ को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सब बस इस सब चीज़ की जानकारी रख लेंगे, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा दोस्तों। सामान्य विज्ञान में देखिए और गणित में, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न रहेंगे। जिस प्रकार से आप जो प्रीलिम्स का पेपर दिए थे, आप देखे थे क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन का लेवल था दोस्तों, तो आपको साइंस के लिए भी प्रिपरेशन करना होगा अच्छे से। साइंस में भी किसी प्रकार का हेल्प चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम करवाएंगे आपको। गणित में नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं को अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन होंगे। मेंटल एबिलिटी से आपका इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रहेगा। एक बार और यदि हम जनरल नॉलेज का देखें दोस्तों, तो जनरल अवेयरनेस इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन इन कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। उसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, ये इंग्लिश में करंट अफेयर्स का टोटल टॉपिक हम लोगों ने चर्चा कर दिया। साइंटिफिक प्रोग्रेस है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है, भाषाएं हैं, बुक्स है, स्क्रिप्ट है, कैपिटल है, करेंसी है, स्पोर्ट्स इवेंट है, इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज़, ये सब तो हम लोग ने अच्छे से हिंदी में इसको देख लिया है। उसी सब चीज़ को मतलब द्वारा ये रिपीट किया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को देखें तो एनालॉगी आपसे पूछा जाएगा, सिमिलरिटी डिफरेंस पूछा जा सकता है, विजुअलाइजेशन, सेप्शल कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, ओल्ड मैन आउट, आराम जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही सब पूछा जाएगा, कोई भारी नहीं रहता, ये सब दोस्तों आसान है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी, ये आपका बीपीएससी एलडीसी जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा पेपर 2, उसमें 2 पेपर होंगे। एक बार हम सबको समराइज़ कर दे तो 1 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट है और ये आपका 15 सितंबर तक दोस्तों चलेगा, 15/9 तक आपको चलेगा, तो फॉर्म जल्दी से आपको भर देना चाहिए, ओके, और प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा मंगल फॉन्ट में, तो कहीं एक अच्छी जगह अपने आसपास एक कंप्यूटर लैब भी पकड़ ले जहाँ पर अच्छे से टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट में दोस्तों आपको 300 शब्द टाइप करना है और 1.5% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, ओके, 1.5% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। दोनों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और हिंदी का जो था, हिंदी में आपको बस 30% मार्क लाना है, 30% मार्क लाना है, 100 प्रश्न होंगे, वो बस क्वालिफाइंग है। जब तक इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, आपका जो OMR है चेक नहीं होगा जनरल साइंस वगैरह का, ओके दोस्तों। तो ये कंप्लीट जानकारी थी, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और
बीपीएससी, एलडीसी या कोई और भी एग्ज़ाम, दोस्तों बिहार के सभी एग्ज़ाम के बारे में लगभग हम अपने चैनल पर जानकारी देते रहते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक करें, और कोई आपका फ्रेंड है उसको भी ज़रूर बताएं। दोस्तों किसी नॉलेज को छुपाना नहीं चाहिए, आप अपने एक दूसरे से शेयर करते रहें, आपका भी भला हो, उसका भी भला हो जाए। यदि कोई स्टूडेंट्स के पास हो सकता है जानकारी ना हो, कहीं बाहर रहता हो, किसी काम में बिजी हो, आजकल तो जानते हैं हर कोई बिजी है, तो ज़रूर आप उसकी हेल्प करें ताकि वो भी अपना फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर सके और आगे प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।